कहते हैं जब बाप गुजर जाए तो माँ अपने बच्चों को अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन जब माँ गुजरती है तो एक पिता अपने बच्चों को माँ की तरह प्यार नहीं दे पाता, क्योंकि वो अपने कामों में इतना बिजी हो जाता है कि घर की देखभाल कर ही नहीं पाता। ऐसी ही कहानी है काजल की। काजल की माँ काफ़ी बीमार थी और शायद अब उसके पास समय नहीं था। सीधे शब्दों में कहे तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब काजल की माँ सुनीता ज़्यादा समय की मेहमान नहीं है। ऐसे ही एक दिन काजल अपनी माँ के पास बैठी रोते हुए उससे बात करती है। माँ, क्या आप मुझे छोड़कर सच में चली जाएगी? नहीं मेरी बच्ची, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तेरे साथ तेरा साया बनकर रहूंगी। अगर आप हमेशा मेरे साथ रहोगी तो डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि अब वो आपका इलाज नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास समय नहीं है? काजल की बात सुनकर सुनीता खुद को रोक नहीं पाती और काजल के सहारे उठकर उसे गले लगा लेती है। तो वहीं काजल भी अपनी माँ को जोर से पकड़कर रोने लगती है और कुछ ही देर में काजल की माँ सुनीता काजल को गले लगाए ही इस दुनिया को छोड़ देती है। काजल अपनी माँ को गले लगाए फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके पिता रघु काजल को सुनीता से अलग करते हुए कहते हैं, छोड़ दे मेरी बच्ची, तेरी माँ अब हमें छोड़कर जा चुकी है। उसके शव को इस तरह पकड़कर रोने से कुछ नहीं होगा। नहीं पिताजी, आप झूठ बोल रहे हैं। माँ हमें छोड़कर नहीं गई है। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। और आपको पता है, माँ कभी झूठ नहीं बोलती। अगर उन्होंने मुझे कहा है कि वो मेरे साथ है, इसका मतलब वो मेरे साथ ही रहेगी। काजल, छोड़ दे अपनी माँ को। तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, वो हम सबको छोड़कर चली गई। नहीं पापा, माँ हमें छोड़कर कहीं नहीं गई। आप देखना, माँ अभी उठकर मुझे गले लगाएगी। बेटी की ऐसी बात सुनकर रघु अपनी बेटी को गले लगा लेता है। तो वहीं काजल भी अपने पिता के गले लग फूट फूट कर रोती है। कुछ ही देर में रघु अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर अपनी बेटी के साथ अपने घर आ जाता है। समय गुजरता है, पर समय के साथ काजल अपनी माँ को भूल नहीं पा रही थी। तो वहीं रघु भी अपनी पत्नी को भूलने के लिए अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो अपनी बेटी को भूल ही जाता है। वो सुबह जल्दी ऑफिस जाता और देर से घर आता, जिस कारण वो काजल को बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहा था। ऐसे ही एक दिन, पापा, मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है। क्या आज आप अपने ऑफिस से छुट्टी ले सकते हैं? क्या आज हम कहीं बाहर चले? माँ होती तो मैं माँ के साथ चली जाती, लेकिन अब माँ हमारे साथ नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आप और मैं। बेटा, माफ करना, आज मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। अगर आज मैंने उस मीटिंग को अटेंड नहीं किया तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसीलिए आज का प्लान कैंसिल कर हम संडे का प्लान रखते हैं। पिता की बात सुनकर काजल कुछ नहीं कहती और अपनी गर्दन झुकाकर वो अपने कमरे में चली जाती है। अब ऐसे ही जब भी काजल अपने पिता से उसका समय मांगती तो उसका पिता साफ मना कर देता, क्योंकि वो अपने कामों में बिजी ही इतना था कि वो अपनी बेटी को समय दे ही नहीं पाता। ऐसे ही एक रात रघु को घर आने में काफी देर हो जाती है। आज भी देरी हो गई। आज भी मेरी बच्ची सो गई होगी। आज भी मैं उसे टाइम नहीं दे पाया। इतना बोलकर रघु अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, पर तभी उसकी नज़र काजल के कमरे की तरफ पड़ती है, जहां वो उसके कमरे में आती रोशनी को देख खिड़की के पास जाता है। माँ, आपको पता है, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। न जाने आप मुझे अकेला क्यों छोड़कर चली गई। अगर मैंने आपको कभी परेशान किया था तो आपको मुझसे बोलना था ना। ऐसे अपनी बच्ची को कौन छोड़कर जाता है। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ माँ। आपको पता है, अब तो पिताजी भी मुझे समय नहीं देते। अगर उनसे उनका थोड़ा समय मांग लूँ तो वो मुझे साफ मना कर देते हैं। आप वापस आ जाओ ना माँ, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। वापस आ जाओ प्लीज़। काजल की ऐसी बातें सुनकर रघु को कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है और उसे ये समझ आता है कि जाने अनजाने में वो अपनी बेटी को कितना हर्ट कर रहा है। मैं कितना बदनसीब बाप हूं जो अपनी बेटी के लिए जरा सा भी समय नहीं निकाल पा रहा है। खुद के दर्द को दूर करने के लिए मैं काम में व्यस्त हो गया, लेकिन मैंने जरा भी नहीं सोचा कि मेरी बेटी कितनी अकेली हो जाएगी। बेचारा रघु अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चला जाता है और अगले दिन वो बिना ब्रेकफास्ट किए अपने ऑफिस जाकर बैठ जाता है। रघु ऑफिस में उदास बैठा था कि तभी उसका दोस्त विराज उसके पास आता है और उसको उदास देख उससे कहता है, क्या बात है रघु, जब से तू ऑफिस आया है तब से देख रहा हूँ तू काफी उदास है। कोई बात है क्या?
नहीं विराज, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। ये तेरी जुबान बोल रही है, लेकिन तेरा चेहरा देखकर मुझे साफ पता चल रहा है कि ऐसी कोई बात है जो तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। भाई, मैं सिर्फ तेरा कलीग ही नहीं बल्कि एक अच्छा दोस्त भी हूँ। दोस्त होते ही इसलिए हैं ताकि वो अपने दोस्त की परेशानी को कम कर सके। अब जब मैंने तुझे और तूने मुझे दोस्त कहा है तो इस दोस्ती को निभाना भी जरूरी है। बता क्या बात है? विराज की ऐसी बातें सुनकर रघु की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। उसकी आंखों के आंसू साफ जाहिर कर रहे थे कि रघु के दिल में काफी गहरा दुख है, जिसे देखकर विराज अब रघु को गले लगाता है और उसे संभालते हुए एक बार फिर उससे सवाल करता है। भाई बता मुझे, क्या पता तेरी परेशानी सुनकर मैं तेरी परेशानी का कोई हल निकाल सकूं। विराज की बात सुनकर अब रघु उसे सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर विराज थोड़ा चिंतित होता है। पर थोड़ी ही देर बाद विराज को एक आइडिया आता है और वो आइडिया रघु को शेयर करते हुए कहता है, रघु, अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुझसे एक बात कहूं? हाँ विराज, कहो ना। देख रघु, तुझे और तेरी बेटी दोनों को ही एक औरत की जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि तू दूसरी शादी कर ले। इसी बहाने तुझे तेरी लाइफ पार्टनर मिल जाएगी और तेरी बेटी को उसकी माँ। लेकिन विराज, तू तो जानता है ना, एक सौतेली माँ अपनी सौतेली बेटी को कभी भी माँ वाला प्यार नहीं दे सकती। ये तो तेरी सोच है रघु, वरना हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती। मैंने तो तुझे एक नई उम्मीद की राह दिखाई है, बाकी तेरी मर्जी। अगर तू कुंवारी लड़की से शादी करेगा तो शायद वो काजल के साथ बुरा बर्ताव करे, लेकिन अगर तू ऑलरेडी मैरिड लड़की से शादी करेगा तो उसे एहसास होगा कि पति और बच्चे के प्यार का मतलब क्या होता है। इतना बोलकर विराज वहां से चला जाता है। तो वहीं अब रघु के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ विराज की बातें घूमने लगती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ रघु कविता नाम की एक औरत से शादी कर लेता है, जिसका ऑलरेडी एक बेटा था। शादी के बाद कविता अपने घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन क्या वो काजल की माँ होने की जिम्मेदारी बखूबी संभाल पाएगी, ये जानना अभी बाकी था। ऐसे ही एक रात काजल किचन में जाती है और अपने लिए खाना लेने लगती है, पर तभी वहाँ कविता आती है। काजल, तुम इतनी रात को किचन में क्या कर रही हो? वो माँ, मुझे भूख लग रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खाना खा लूं। तूने रात देखी है कितनी हो रही है? अरे 2:30 बज रहे हैं, इस समय कौन खाना खाता है? काजल कविता की ऊंची आवाज सुनकर थोड़ी घबरा जाती है, पर वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से जाने लगती है। तभी कविता उसे रोकते हुए कहती है, सुन लड़की, इस घर में खाने का एक समय है। अगर उस समय तूने पेट भर खाना नहीं खाया तो भूल जाना कि तुझे बाद में भी खाना मिलेगा, समझी? क्योंकि अब इस घर में तू और तेरा बाप नहीं बल्कि मैं भी रहती हूँ और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। काजल अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह जब रघु अपने ऑफिस चला जाता है तो कविता काजल को आवाज लगाती है। माँ की आवाज सुनकर काजल स्कूल की ड्रेस में उसके पास आती है और काजल को स्कूल ड्रेस में देख कविता कहती है, ये स्कूल के कपड़े पहनकर कहाँ तैयार हो चली? अरे भाई, तुझे अभी खाना बनाना है, स्कूल छोड़ दे। आज के बाद तू कभी भी स्कूल नहीं जाएगी। लेकिन क्यों माँ, स्कूल जाना तो मेरा हक है और वैसे भी खाना मैं क्यों बनाऊं? मुझे खाना नहीं आता बनाना। जब आप नहीं थे तो पापा ने नौकरानी लगवा रखी थी क्योंकि मुझे खाना नहीं बनाना आता। तुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन खाना तो बराबर आता है। चल किचन में, मैं तुझे सिखाऊंगी। और अब से ये किचन तेरी सौतेली माँ या नौकरानी का नहीं बल्कि मेरी सौतेली बेटी का है। अब से मेरी सौतेली बेटी की रसोई में मेरी सौतेली बेटी ही खाना बनाएगी। समझ में आ गया तुझे? इतना बोलकर कविता अब काजल को खाना बनाना सिखाने लगती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ काजल रसोई की जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है। लेकिन इस बात से अनजान रघु कि उसकी बेटी पर उसकी सौतेली माँ जुल्म कर रही है, उसे लगता था कि काजल अपनी सौतेली माँ के साथ बहुत खुश है। ऐसे ही एक दिन रघु अपने ऑफिस में था, तभी उसके पास काजल के स्कूल से कॉल आता है। रघु जी, काजल काफी टाइम से स्कूल में प्रेजेंट नहीं है, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? काजल तो रोज मेरे सामने स्कूल के लिए निकलती है। देखिए, काजल स्कूल में नहीं आती, इसलिए हमने आपको कॉल किया है। अगर वो इसी तरह स्कूल नहीं आएगी तो मजबूरन हमें उसका नाम काटना होगा। माना वो होनहार और बड़ी काबिल बच्ची है, लेकिन वो स्कूल क्यों नहीं आ रही, ये तो आपको खुद पता करना होगा। हम आपको 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। अगर इस 1 हफ्ते में काजल स्कूल नहीं आती तो हम उसका नाम काट देंगे।
इतना बोलकर प्रिंसिपल कॉल कट कर देती है। लेकिन काजल स्कूल क्यों नहीं जा रही थी? बस यही सवाल रघु के दिमाग में घूम रहा था। वो बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप घर जाता है, जहां वो देखता है कि कविता काजल को पहले थप्पड़ मारती है और किचन में गैस पर चिमटा गर्म कर उसके हाथ पर चिपकाने वाली है। ये देख रघु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत किचन में जाकर वो चिमटा कविता के हाथ से छीनकर फेंक देता है और कविता को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी के साथ तुम ऐसा बर्ताव करोगी। अरे मैं सही था, एक सौतेली माँ कभी सगी नहीं बन सकती। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूं या तुम पर हाथ उठाऊं, इससे पहले अपनी घटिया शक्ल मेरे सामने से लेकर चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो मुझे भी तुम जैसे आदमी के साथ रहने का कोई शौक नहीं है, समझे? मैं यहाँ से तब जाऊंगी जब इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरे नाम होगा। तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, निकल जाओ यहाँ से। रघु की बात सुनकर कविता अपने बेटे के साथ वो घर छोड़कर चली जाती है और अगले एक हफ्ते में ही रघु अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा कविता के नाम कर देता है। इसके बाद रघु और कविता का तलाक भी हो जाता है और इस तरह रघु अपनी बेटी से माफी मांगता है। अपने पिता को खुद से माफी मांगता देख काजल भी अपने पिता को माफ कर देती है और वो अपने पिता के गले लग जाती है, जिसके बाद रघु अब अकेले ही अपनी बेटी को पालता है। गांव की एक छोटी से बस्ती में रहने वाली चंपा बहुत गरीब थी। उसके पास 2 जोड़ी कपड़े, आधी टूटी चारपाई और एक खटारा छतरी थी, जो ज्यादातर हवा से बातें ही किया करती थी। उसके पिता रामलाल गांव के सबसे मशहूर फटे जूते सिलने वाले मोची थे और उसकी माँ कमला पूरे गांव में अपने कम नमक वाले खाने के लिए जानी जाती थी। एक दिन अचानक चंपा की बचपन की सहेली बेला का खत आया। अरे माँ, बेला आ रही है। हे भगवान, अब एक और भूखा पेट पालना पड़ेगा। अरे माँ, बचपन की सहेली है, 2-4 दिन रहेगी फिर चली जाएगी। वैसे भी जब हम गरीब हैं तो दोस्त भी गरीब ही होंगे। बिल्कुल, अमीरों के घर में अमीर दोस्त आते हैं, गरीबों के घर में गरीब। अब सोच लो, हम अमीर बने कि दोस्त बदल लें। बन गए अमीर तो भी क्या फायदा, फिर भी तो तेरी अम्मा को रूखी सूखी ही बनानी पड़ेगी। मुझे तो चिंता इस बात की है कि बेला को खिलाएंगे क्या। अरे माँ, तू चिंता मत कर, थोड़ा थोड़ा बांट कर खाएंगे। वैसे भी वो खुद लिख रही है कि खाने के पैसे तक नहीं है, मतलब कम खाती होगी। हाँ, और अगर ज्यादा खा गई तो बालों से रस्सी बना लेंगे और उसे बेचकर अनाज ले आएंगे। हे भगवान, अब तू भी मजाक कर रहा है। देख लेना, जब उसके बाल घर भर में बिखरेंगे तो तू ही सबसे पहले चिल्लाएगा। अरे माँ, वैसे उसके बाल तो सच में बहुत लंबे हैं। बचपन में भी वो अपने बालों में तेल लगाकर इतनी लंबी चोटी करती थी कि स्कूल की घंटी तक उलझ जाती थी। क्या सच में? हाँ बापू, और अब तो खत में लिख रही है कि बाल इतने लंबे हो गए हैं कि धो भी नहीं पाती। सोचो, अगर हवा चली तो पूरे गांव में उसकी जुल्फें उड़ती दिखेंगी। हे भगवान, अब हमारे घर के अलावा पूरे गांव को भी उसके बालों से जूझना पड़ेगा। तो क्या हुआ, देखना, गांव वाले उसके बालों से रस्सी बनाने लगेंगे और सबके घरों में मुफ्त की रस्सियां होंगी। सही कहा बापू, मैं तो सोच रही हूँ अगर उसके बाल इतने ही लंबे हैं तो हम उन्हें चारपाई बुनने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम दोनों बाप बेटी बस मजाक ही करो। जब वो घर आएगी और नहाने के लिए आधा तालाब खाली करवाएगी तब देखना। तो ठीक है, हम पहले ही गांव वालों को कह देते हैं कि अपने कुएं और तालाब बचा कर रखें। बस माँ, तो चिंता मत कर, बेला आएगी तो देखना घर में हंसी खुशी लौट आएगी। हंसी खुशी लौटेगी या बालों का पहाड़, ये तो बेला के आने के बाद ही पता चलेगा। कुछ ही दिन बाद चंपा के छोटे से कच्चे घर के सामने बेला अपनी भारी गठरी और जमीन पर घिसटते बालों के साथ पहुंची। घर के दरवाजे पर खड़ी चंपा उसे देखकर दंग रह गई। अरे बेला, ये क्या हाल बना रखा है? तेरे बाल तो झाड़ू से भी लंबे हो गए। अरे मत पूछ, चलते चलते इतनी धूल मिट्टी लग गई कि अब मेरे बालों में कुत्ते बिल्ली भी छुपने लगे हैं। हे भगवान, तेरे बालों से तो सड़े हुए भिंडी के भरते जैसी बदबू आ रही है। हाँ काकी, बाल इतने लंबे हो गए हैं कि जब मैं चलती हूँ तो लोग सोचते हैं कि कोई कंबल लटक रहा है। अच्छा अच्छा, अंदर आ जा, लेकिन पहले ये बाल छत पर फैला दे, घर में रखने की जगह नहीं है। बेला ने जैसे ही अपने बाल छत पर फैलाए पूरा घर अंधेरे में ढक गया।
गांव के लोग आसमान की तरफ देखने लगे। अरे अचानक सूरज कहाँ से निकल गया? लगता है ग्रहण लग गया। हमको घर जाना है, कुछ दिख नहीं रहा। अरे बेला, तेरे बालों से अंधेरा हो गया, थोड़ा समेट इन्हें। बेला जल्दी से अपने बाल समेटती है। सूरज दोबारा चमक उठता है। अच्छा, अब मुझे नहाने दो, लेकिन मेरे बाल धोने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। बेटा, इतना पानी तो हमारे पूरे मोहल्ले के लिए भी नहीं है। अगर हम तेरे बाल धोने के लिए इतना पानी लाएंगे तो हम कैसे नहाएंगे? कोई बात नहीं, मैं खुद हल निकालती हूँ। बेला तेजी से पास के कुएं की तरफ भागती है और अपने बाल कुएं में डाल देती है। अब मैं बाल धो लूंगी। जैसे ही वो पानी खींचने की कोशिश करती है, उसके बाल कुएं में फंस जाते हैं और उसे अंदर खींचने लगते हैं। बचाओ, कुआं मुझे खींच रहा है। अरे रुको, मैं रस्सी लेकर आती हूँ। चंपा रस्सी लाती है और बेला को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी बीच में ही टूट जाती है। बेटा, कोई बाल काटने वाली कैंची लाओ। नहीं, मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। मेरे बाल मेरी एकमात्र दौलत है। दौलत नहीं, मुसीबत लग रही है। अरे पगली, जान बचा पहले, बाल बाद में उगाएंगे। गांव के लोग कुएं के पास इकट्ठा थे। तभी गांव के आदमी लाला जी धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंचे। अरे बेला बेटा, तेरे इतने लंबे बाल क्यों हैं? ये तो जमीन साफ करने के काम आ सकते हैं। लाला जी, बचपन में मेरी दादी ने कहा था कि अगर मैं कभी बाल नहीं कटवाऊंगी तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। लेकिन देखिए, अब तक मेरी किस्मत तो फटे जूते और बिना खाने की ही चल रही है। हे भगवान, इसका मतलब तेरी दादी तुझे बेवकूफ बना रही थी। नहीं तो मैं जब छोटी थी तो दादी बोलती थी, बेटा जब तेरे बाल इतने लंबे हो जाएंगे कि सड़क साफ हो जाए तब तेरा नसीब भी चमक जाएगा। अब बताइए, मेरे बाल तो पूरे गली साफ करने के लायक है, फिर भी हालत खस्ता है। बेटा, तुझे तो पता है इस कुएं की खासियत क्या है? क्या कुआं पानी नहीं देता, बिजली देता है क्या? अरे बिटिया, बिजली नहीं, सोना देता है। क्या बात कर रहे हैं लाला जी? कुआं और सोना, ये कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन कुएं का पानी सिर्फ उन्हीं चीजों को सोना बनाता है जो उसमें डूबी होती हैं। गांव वालों की आंखें चमक उठी। सबकी नजर बेला के लंबे बालों पर गई, जो कुएं में आधे से ज्यादा डूबे हुए थे। अरे देखो, बेला के बालों का रंग बदल रहा है। सबने ध्यान दिया तो देखा कि कुएं से बाहर निकलते बेला के कुछ बाल सच में सुनहरे हो चुके थे। हे भगवान, ये तो सच में सोने का हो गया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। कोई तालियां बजाने लगा, कोई नाचने लगा। बेला खुद चौंक कर अपने बालों को देखने लगी। ये सच में हो रहा है, मेरे बाल सोना बन रहे हैं। हाँ बेला, अब तू गरीब नहीं रही, तू तो सोने की खान बन गई। गांव में अचानक हंगामा मचा हुआ था। सभी लोग अपने बालों को कुएं में डुबोकर सोने में बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था। सरपंच इस अजीबोगरीब स्थिति को देखकर परेशान हो गया। ऐसा क्या हो रहा है? किसी के भी बाल सोने में क्यों नहीं बदल रहे? सरपंच जी, मेरे बाल तो 1 घंटे से कुएं में पड़े हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अरे मैंने तो पूरा सर ही डुबा दिया था, लेकिन देखो, बाल तो वैसे के वैसे ही हैं, उल्टा ठंड लग गई। मेरे बालों पर तो कुछ असर हो ही नहीं रहा। क्या कुआं हमसे भेदभाव कर रहा है? मुझे तो लगता है कि कुएं ने अपना जादू खो दिया। अरे बेवकूफो, यह जादू सिर्फ बेला के बालों पर ही काम करता था, क्योंकि वो सालों से बिना बाल धोए घूम रही थी। उसके बालों में इतनी धूल और इतनी मिट्टी थी कि कुएं का पानी उसे सोने में बदल देता था। गांव वाले ये सुनकर हक्का बक्का रह गए। इसका मतलब जितनी ज्यादा गंदगी उतना ज्यादा सोना। बेला, तूने कितने सालों से बाल नहीं धोए थे? शायद 5-7 साल हो गए होंगे। अरे तो हमें भी बाल गंदे करने होंगे। भाइयों बहनों, अब से कोई बाल मत धोना। गांव में सभी लोग अपने बालों को जानबूझकर गंदा करने लगे। कुछ लोगों ने मिट्टी में लोट लगाई, कुछ लोग जानवरों के तबेले में जाकर सिर रगड़ने लगे। कोई गोबर में अपने बाल डुबो रहा था तो कोई धूल उड़ाकर उसे अपने सर पर डाल रहा था। गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया था। अब देखो, ये कुआं हमें सोने से लाद देगा। लेकिन गांव की महिलाएं क्या सोचती हैं इस बारे में? हमें क्या, हम तो अब अपने पतियों को घर में घुसने ही नहीं देंगे। ये गंध तो पूरे गांव में फैली हुई है।
अगर मेरे आदमी ने बाल धोना बंद किया तो मैं उसके सिर पर गरम कढ़ाई डाल दूंगी। अरे अब तो हर जगह बदबू ही बदबू है, खाना भी नहीं खाया जाता। लेकिन गांव वालों पर कोई असर नहीं हुआ, वो तो अपने बालों को और गंदा करने में लगे थे। अब बहुत हो गया, ये गांव अब रहने लायक नहीं रहा। अब तो मुझे भी उल्टी आने लगी है। लगता है सोने की चमक में हमें नाक की कदर नहीं रही। गांव की हालत इतनी बिगड़ गई कि सरकार को सफाई अभियान चलाना पड़ा। बड़े बड़े टैंकर बुलाए गए और पूरे गांव में पानी की बौछारें मारकर लोगों को जबरन नहलाया गया। पुलिस आई और सबको सख्त हिदायत दी कि अगर कोई दोबारा बाल नहीं धोएगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? पूरा गांव बदबू से भरा पड़ा है, कोई नहाने का नाम ही नहीं ले रहा। हुजूर, हम सोना बना रहे हैं। सोना? कैसे? हुजूर, ये सब मेरी गलती है। मैंने इन्हें बताया था कि बेला के बाल गंदगी से सोने में बदल गए थे, तो सबने गंदा रहना ही शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने तुरंत कुएं का निरीक्षण किया। पुलिस कुएं में लाइट डालती है और अंदर कुछ चमचमाता हुआ दिखता है। सिपाही एक बाल्टी पानी निकालता है, लेकिन उसमें सोना नहीं होता। फिर एक गोताखोर कुएं में उतरता है और कुछ देर बाद एक पुराना संदूक निकल आता है। साहब ये देखिए, कुएं के अंदर एक पुराना खजाना दबा था। अरे मतलब मेरे बालों में कोई जादू नहीं था? नहीं, कुएं में कोई जादू वादू नहीं था। असल में कुएं के अंदर एक पुराना खजाना दबा था जो धीरे धीरे गलकर पानी में मिल रहा था, इसीलिए बेला के बालों में सोना चिपक जाता था। गांव वालों के चेहरे उतर गए। अरे बाप रे! अब तो कुएं से सोना निकलना बंद हो गया, तो अब हम फिर से गरीब हो गए। तो अब क्या करें? सबसे पहले जाओ और अच्छे से नहा लो, पूरे गांव से बदबू आ रही है। तो इसका मतलब अब और सोना नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं, और तुम सबकी इस गंदगी वाली हरकत की वजह से अब कुएं का पानी भी खराब हो गया है। हे भगवान, अब तो पीने का पानी भी नहीं बचा और मेरा सोने वाला सपना भी टूट गया। हे भगवान, पहले भी गरीब थे, अब भी गरीब है, और ऊपर से पूरा गांव गंदा भी हो गया। सरकार ने गांव में फौरन स्वच्छता अभियान शुरू किया। गांव के कुएं की सफाई कराई गई और सबको मजबूरन नहाना पड़ा। कुछ ही दिनों में गांव का बदबूदार माहौल खत्म हो गया। लेकिन एक चीज सभी समझ गए, किसी भी चीज के पीछे अंधा नहीं भागना चाहिए। कम से कम अब हम साफ सुथरे तो रहेंगे। और मुझे भी अब हर हफ्ते बाल धोने की आदत डालनी पड़ेगी। बच्चों, अब ऐसा कोई नाटक नहीं करेगा, समझे? समझ गए लाला जी। और इस तरह गांव वापस अपने पुराने जीवन में लौट आया। अब गरीब तो थे, लेकिन कम से कम बदबू से मुक्त थे।